हेलो एवरीवन। आज काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 3 महीने बाद हमें फिर से आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला। और लास्ट 3 मंथ से हम लोग एक दूसरे से रूबरू नहीं हुए थे। उसका कुछ खास वजह था, कुछ पर्सनल वर्क था जिसके वजह से हम आप लोग के सामने नहीं आ पाए और आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाए। तो जो भी लेक्चर था वो पॉइंट सब नहीं हुआ था। लेकिन एक्चुअल क्या है कि जब मैं घर पे बिजी था अपने काम में, तब भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स का कॉल आता रहा कि ये क्यूरीज है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना है, ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करना है। तो हमने जितने भी फोन पे हो सकते थे, कॉल पे, हमने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और बाकी कुछ क्यूरीज ऐसे थे जो हमने सॉल्व तो किया, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को भी उससे रूबरू करूं और आप लोग भी उस प्रॉब्लम को समझे कि किस तरह का प्रॉब्लम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आया। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक प्रॉब्लम क्या आया अभी कि अभी कुछ दिन पहले मेरे एक इंजीनियर्स का फोन आया। उसने मुझे ये बताया कि सर, स्टेयरकेस का जो शटरिंग हम लगाए थे, स्टेयरकेस का शटरिंग लगाने के बाद स्टेयरकेस का शटरिंग खोलना पड़ गया हमको, वो फिट नहीं बैठा, सेम नहीं आया। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेयरकेस का शटरिंग हम कैसे लगाएं? तो ये एक इंजीनियर की प्रॉब्लम नहीं है, ये बिगिनर में जो स्टार्टिंग में जो साइट इंजीनियर्स आते हैं, वो बहुत सारे इंजीनियर्स का प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि कुछ इंजीनियर ऐसे हैं फील्ड के अंदर जो 5-5, 6-6 साल के एक्सपीरियंस है, 7-7 साल का एक्सपीरियंस है, और उनको स्टेयरकेस का शटरिंग लगाने नहीं आता है। तो आज हम उसी टॉपिक को देखेंगे कि स्टेयरकेस का शटरिंग हम लोग कैसे लगाएं और उसके प्रॉब्लम को हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक थोड़ा स्टेयरकेस के कंपोनेंट पार्ट को भी जानना पड़ेगा कि स्टेयरकेस के कंपोनेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, और उसको देखते हैं। सबसे पहले एक प्लान देखते हैं स्टेयरकेस का। तो ये एक स्टेयरकेस का प्लान है। इससे हम बहुत चीज समझेंगे और समझ के हम इसके प्रॉब्लम को देखेंगे। तो इसके सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसके कंपोनेंट पार्ट को देख लेते हैं। जो टर्मिनोलॉजी स्टेयरकेस में यूज होता है ना, पहले हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं स्टेयरकेस के अंदर। तो एक हम इसका सेक्शन देखेंगे और इससे हम पहले टर्म्स को देखेंगे। तो अगर स्टेयरकेस के इसमें टर्मिनोलॉजी को अगर देखें तो ये देखिए, इसको बोलेंगे राइजर। तो पहला एक टर्म हो गया राइजर। यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे ट्रेड। तो दूसरा टर्म्स हो गया ट्रेड। क्लियर? तीसरा, ये जो डिस्टेंस है ये, इसको बोलेंगे मिड लैंडिंग। मिड लैंडिंग समझ में आ गया? चौथा, ये जो पूरा है इसका सेक्शन अगर हम देखें तो ये स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ, इसे करते हुए हम यहाँ मिड लैंडिंग पे पहुंच गए। मिड लैंडिंग पे ये हो गया आपका मिड लैंडिंग, यहां तक आया था मिड लैंडिंग। तो इसको बोलेंगे पूरे एक को। ये स्टेयरकेस में जनरली जो डॉगलेग स्टेयरकेस है इसमें 2 फ्लाइट होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्लाइट। तो एक टर्म हो गया फ्लाइट। इस स्टेयरकेस को अगर हम प्लान में देखें तो कितने फ्लाइट है इसमें? 2 फ्लाइट है। पहले फ्लाइट से हम मिड लैंडिंग पे जाएंगे और सेकेंड फ्लाइट को फिर हम लेंगे मिड लैंडिंग से ऊपर और डायरेक्ट यहाँ टेरिस पे, फर्स्ट फ्लोर पे, यानी फ्लोर के ऊपर में जाएंगे या टेरिस पे। ठीक है? तो ये हो गया फ्लाइट। एक और चीज, एक और टर्मिनोलॉजी इसके अंदर है कि जो स्टेयरकेस है, सपोज ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस में राइजर ट्रेड हो गया, तो इसमें एक पहले स्लैब दिया जाता है, नीचे एक स्लैब होता है। इस स्लैब को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब। तो एक और टर्म है वेस्ट स्लैब। ठीक है? तो
ये हो गया। और एक क्या है कि जब हम इसके ऊपर जब स्टेयरकेस के स्टेप का राइजर का जब फिनिशिंग करेंगे तो फिनिशिंग करने पे हम इसके ऊपर जब से मार्बल लगाएंगे, ये तो आरसीसी का हमने बना दिया, इसके ऊपर अब हम मार्बल लगाएंगे। जब मार्बल लगाएंगे इसको आप यहाँ देखिए, तो ये मार्बल को क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो बाहर निकालते हैं मार्बल या ग्रेनाइट जो भी लगाएंगे, इसको ये बाहर निकाल देते हैं, इससे बाहर, इससे 10 mm या 15 mm बाहर निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं नोजिंग। नोज नाक से, नोजिंग से नाक है ना, उससे बना है ये नोजिंग, ठीक है। तो एक टर्म हो गया नोजिंग। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम समझ गए कि कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। इसके बाद हम इसमें एक चीज को समझेंगे कि स्टेयरकेस, एक गुड स्टेयरकेस का रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम जब गुड स्टेयरकेस के रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो हमें फिर समझ में आएगा कि स्टेयरकेस को कैसे क्या करना है। तो हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरकेस, कि इनका एक आइडियल स्टेयरकेस का रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ऑफ ए आइडियल स्टेयरकेस। हाँ, एक चीज और बच गया जो मैंने आपको नहीं बताया। यहां से स्टेयरकेस ऐसे गया मिड लैंडिंग पे, तो ये जो एंगल बना ये थीटा, ठीक है। तो इस एंगल को, ये जो एंगल बना थीटा, इस एंगल को बोलते हैं पिच एंगल। क्या बोलते हैं? पिच एंगल। तो एक और टर्म है इसके साथ, पिच एंगल। तो ये इतने टर्म्स है इसके साथ, टर्मिनोलॉजी। तो एक रिक्वायरमेंट क्या है आइडियल स्टेयरकेस बनाने का। एक स्टेयरकेस अगर हम बनाते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि राइजर जो होना चाहिए वो मिनिमम 150 mm होना चाहिए। इससे कम राइजर हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। मिनिमम 150 mm होना चाहिए। और मैक्सिमम भी अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम जनरली क्या होता है कि साइट पे जो आर्किटेक्चर का जो कैलकुलेशन होता है वो स्टेप को क्या होता है, जनरली आप लोगों ने गांव में देखा होगा, सारे स्टेप इक्वल बनाते हैं और लास्ट का जो स्टेप बचता है ना, जो मिड लैंडिंग पे होता है या फिर फ्लोर पे जाता है, वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। या तो वो बढ़ जाता है या फिर वो कम हो जाता है। तो उसको इक्वल करने के लिए वो कितना लेते हैं, 160 या 170, 65 या 170 तक आप ले सकते हैं। तो ये आप 170 तक भी आप ले सकते हैं, 170 mm मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या, ट्रेड आप समझ गए किसको मैंने बोला था ट्रेड। तो ट्रेड जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इसके लिए 250 होना चाहिए मिनिमम। और कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल, इसके लिए 300 mm मिनिमम होना चाहिए ट्रेड, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। राइज हो गया, ट्रेड हो गया। चौथा क्या, मिड लैंडिंग। तीसरा एक है मिड लैंडिंग। मिड लैंडिंग किसको बोलेंगे, ये देखो यहाँ पे जो एक बीम है, ये बीम है, तो बीम से और ये जो लास्ट स्टेप है इसके बीच का जो क्लियर डिस्टेंस है ये मिड लैंडिंग है। और ये डिस्टेंस मिनिमम 1500 mm होना चाहिए मिड लैंडिंग, ठीक है। तो मिड लैंडिंग कितना होना चाहिए, 1500 mm मिनिमम चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। एक और चीज है इसके अंदर, चौथा पिच एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच एंगल, अगर आपका स्टेयरकेस का एंगल जो है वो अगर सही नहीं रहेगा तो स्टेयरकेस जो है वो कैसा होगा पता है क्या, स्टेयरकेस आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। या तो सीधे सीढ़ी एकदम खड़ी हो जाएगी या फिर सीधे ऐसे डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियल स्टेयरकेस के लिए पिच एंगल कितना होना चाहिए, पिच एंगल 27 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। इसको आपको कैलकुलेट करके देखना है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट जब होंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि ये एक गुड स्टेयरकेस है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम,
चलिए ठीक, अभी तक तो हमने ये देखा कि क्या क्या देखा, स्टेयरकेस के कंपोनेंट पार्ट को देखा, दूसरा चीज देखा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है एक गुड स्टेयरकेस का, ठीक है, एक आइडियल स्टेयरकेस के रिक्वायरमेंट क्या है उनको देखा। इसके आगे अब हम देखते हैं कि स्टेयरकेस का शटरिंग जो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। सपोज मानिए कि इसके अंदर 8 स्टेप दिया गया, 9th स्टेप जो है वो आपका मिड लैंडिंग आता है, ठीक है। तो अभी आप देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7, 8, 9th आपका मिड लैंडिंग हो गया। जनरली लोग गलती कहाँ करते हैं ना स्टेयरकेस लगाने में, स्टेयरकेस का शटरिंग लगाने में गलती ये करते हैं कि उनको जो मिड लैंडिंग 1500 mm का दिया गया ड्राइंग में, तो वो क्या करते हैं कि शटरिंग ही यहाँ पे लगाते हैं। जब भी शटरिंग वो लगाते हैं तो क्या करते हैं, ये बीम ले लिए, ठीक है, ये बीम, तो बीम 230 का ले लिया, ये बॉटम ले लिया जो भी बीम का दिया है, ठीक है, वो ले लिए। अब वो लेने के बाद वो शटरिंग ही लगा देते हैं 1500 mm का। ये 1500 mm का जो शटरिंग लगाते हैं यहीं पे गड़बड़ होता है, सारा प्रॉब्लम्स यही है। अब उनको ये लगता है कि ये 1500 mm का हमें स्लैब बनाना है, तो वो क्या करते हैं शटरिंग ही यहाँ पे 1500 mm का लगा देते हैं, और यही जो है पूरे स्टेयरकेस को गलत कर देता है, पूरे स्टेयरकेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब आपका सवाल ये होगा कि तो फिर इसको कितना लगा, वो हम यहाँ देखेंगे कैसे लगा। ये हो गया मिड लैंडिंग। अभी अब आप देखो, बस अभी आपको पता चल जाएगा। अभी ये जो मिड लैंडिंग आ गया, तो अभी ये देखो, ये जो पूरा लाइन गया, ये लाइन किसका है, स्टेप की लाइन है। इसके ठीक नीचे अभी हमने यहाँ पे अपने को क्या कितना लेना है, 1500 का क्या लेना है, मिड लैंडिंग लेना है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहे हैं, टीओसी, टॉप ऑफ कंक्रीट, टीओसी, ठीक है, टॉप ऑफ कंक्रीट की बात कर, ये टॉप ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। अब ये जब 1500 mm आ गया, अभी आपको क्या करना है कि यहां से 230 का बॉटम का और मान लो कि 600 का स्लैब है, ले लेना है। 600 का बीम है ये, तो 600 इंक्लूडिंग द डेप्थ ऑफ स्लैब, बीम का जो डेप्थ होता है वो इंक्लूडिंग द डेप्थ ऑफ स्लैब। तो आपने 600 का ले लिया, बॉटम यहां पे डाउन कर दिया 230 का, क्लियर हो गया। अब आप देखो एक चीज और होता है कि वेस्ट स्लैब का थिकनेस उसके अंदर दिया गया है कि वेस्ट स्लैब का थिकनेस कितना, 175 mm जनरली जो दिया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो अब आप यहां से जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे या ऑटोकैड में बनाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा। यहां से आप क्या करोगे कि सीधा 175 mm का ऑफसेट मारना ऑटोकैड में, ऑफसेट कमांड डाल के ये लाइन को 175 mm नीचे रख लेना, क्योंकि ये हमने कंक्रीट का टॉप लिया और इसका जो कंक्रीट का थिकनेस है कितना, 175 mm है। तो हमारा शटरिंग कहां पे लगेगा, कंक्रीट के टॉप से 175 mm नीचे। अभी हमको निकल लगाना क्या है, शटरिंग पहले लगाना है, तो हम ये लाइन 175 mm नीचे ले गए, पूरे में इक्वल 175 mm होगा। अब ये जो मिड लैंडिंग है, ये मिड लैंडिंग का ये भी जो है, ये भी हमने दिया टीओसी, टॉप ऑफ कंक्रीट। अब इसका जो शटरिंग लगेगा वो भी 175 mm डाउन लगेगा, इसका भी 170। अब इसमें भी आप 175 mm का ऑफसेट मारो, तो 175 mm का आप ऑफसेट मारोगे, ये लाइन सीधा यहां आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये मतलब कि ये बीम में अंदर नहीं जाएगा, ये पूरा यहां तक रहेगा, बीम के फेस तक 175 mm यहां आ जाएगा, बीम के फेस तक। अब आप देखो कि ये लाइन जो इधर से वेस्ट स्लैब का लाइन जा रहा है, वो मिड लैंडिंग के लाइन को कहां पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे करेगा। अब ये जो शटरिंग लगेगा, आप देखो ये लाइन इंटरसेक्ट जहां पे करेगा वहीं तक का शटरिंग लगेगा। आया क्लियर? तभी तो ये 175 mm का कंक्रीट फिल होगा इसके अंदर, और यही 175 mm का कंक्रीट यहां फिल होगा। अब ये जब दोनों पॉइंट एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं तक ये शटरिंग लेना है। आई बात समझ में? तो आप जो 1500 mm का शटरिंग लगा रहे थे बहुत वही गलत करता है, क्योंकि वो आपके वेस्ट स्लैब को फिल नहीं करने देगा, ठीक है, और इक्वल स्टेप आपका नहीं बैठेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब ऑटोकैड में इसको देखेंगे ना, तो ये कितना 1157 के आसपास आता है। वैसे आपको एक मैंने एग्जांपल के तौर पे ये सिखाया है, वहां कहीं पे कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है कि आप पूरे स्टेप को कर लो, स्टेप को करने के बाद इसका ऑफसेट मार लो जो उसका कंक्रीट का थिकनेस है, और इसका मारो ये जो दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा,
क्लियर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट जहां पे एक दूसरे को कट करेगा, यहीं तक आपको शटरिंग लगाना है। अब जब आप शटरिंग यहां तक लगाओगे तो आपका शटरिंग एकदम परफेक्ट आएगा, स्लैब का थिकनेस भी इक्वल मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारे स्टेप आपके इक्वल मिलेंगे, जितना दिया हुआ है उतना ही मिलेगा। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग का, कहीं पे कोई डाउट जो समझ में नहीं आया? नहीं। हाँ, तो एक चीज और इसमें बता देते हैं। हाँ बोलिए। एक चीज है कि मतलब फर्स्ट मिड लैंडिंग, हाँ, तो उसमें मिड लैंडिंग तो एक ही है। हाँ, मतलब मिड लैंडिंग जो है, मिड लैंडिंग एक ही है, मिड लैंडिंग तो यहाँ एक ही है। फर्स्ट जो हम स्टार्ट किए, हाँ, तो उसमें कहीं पर देखते हैं राइजर ज्यादा हो जाता है, हाँ, कम हो जाता है ऊपर में। हाँ, ऐसा है। तो वही तो बताया ना आपको, वही लेवल की वजह से होता है। आप यहाँ का जो आपका लेवल है, सपोज एक लेवल ये फिक्स करो, एक ये मिड लैंडिंग का लेवल फिक्स करो, इसके बीच आपको वो देखा है आपने कभी कैलकुलेशन ड्राइंग में आप देखोगे कि एग्जैक्ट 150 mm ट्रेड नहीं दिए होता है। वो क्या करता है, वहीं कहीं कहीं पर ट्रेड का दिखोगे 167 mm दिए रहता है, कहीं 168 mm दिए रहता है, कहीं 175 से 171 mm दिए रहता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि नंबर ऑफ स्टेप में सबको इक्वल करता है। ओके, यहां तक हम इस तरह पहुंचते हैं। तो यही वजह है ना कि कब जाके हमारा स्टेयरकेस सही होता है। ओके, अब इसमें एक सवाल और आपका रह गया। एक सवाल क्या रह गया? पिच एंगल। पिच एंगल निकालना जानते हैं? पिच एंगल कैसे निकलता है? अभी मैंने आपको बताया कि इसका पिच एंगल 27 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए एक गुड स्टेयरकेस के लिए, एक आइडियल स्टेयरकेस के लिए। आइडियल स्टेयरकेस में पिच एंगल जो है 27 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। लेकिन ये डिग्री हम चेक कैसे करेंगे? तो डिग्री हम निकालेंगे कैसे? अब इसके लिए क्या पता है क्या? हम लोग के गांव में मतलब हर तरफ लोग आप देखेंगे एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है? अरे बचपन में हम लोग को cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा पढ़ा दिया गया, उसका लाइफ में कभी कोई यूज नहीं हुआ। जनरली आप देखोगे मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि अरे ये तो पढ़ाया गया लेकिन इसका कभी कहीं जिंदगी में कहीं कोई यूज ही नहीं हुआ। अरे तुम गधा है, तुमको यूज ही करने नहीं आया तो क्या कर? सबसे पहले यूज कहां पे करना है वो तो तुमको पता होना चाहिए। तो एंगल निकालने में वहीं पर यूज होगा। अब कैसे होगा वो भी आपको बता देते हैं। पिच एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? सपोज मानो कि ये मिड लैंडिंग है, यहां से हमने एक स्टेयरकेस लिया। अब जो स्टेयरकेस यहां लिया, अब यहां से देखो कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पे तुम्हारा क्लियर हो गया। ये हम स्टेप चढ़ना यहां से शुरू किए और फाइनल मिड लैंडिंग पे पहुंच गया। ये जो मिड लैंडिंग का पहला स्टेप का आखिरी पॉइंट यानी लास्ट स्टेप और मिड लैंडिंग यहां से शुरू हुआ। ये पॉइंट को सीधे यहां से यहां जो ग्राउंड लेवल है आपका, जमीन का लेवल है या फ्लोर लेवल है, कोई भी अगर आप सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, या आप अगर ग्राउंड से बना रहे हैं तो ग्राउंड के लेवल तक आप ये चेक कर लो कि मिड लैंडिंग से ग्राउंड के लेवल का हाइट क्या। सपोज मानो कि ये 4 मीटर हाइट है। ओके, फिर आप ये देखो कि स्टेयरकेस यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां से यहां की दूरी कितना, 5 मीटर मान लो कि है या 6 मीटर मान लो कि है, जो भी मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? अब ये देखो, एक ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम भी है और उसी में एक चीज और उसमें बताया गया आपने को कि इसको बोलते हैं P परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा इक्वल टू, हमको दो चीज इसमें दिया गया है, P दिया गया और B दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि जिसमें P और B हो? ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा? साइन, कॉस, टेन। अभी इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ टेन यूज करेंगे क्योंकि टेन ही एक ऐसा है जिसमें डायरेक्ट P और B का रिलेशन है टेन थीटा के साथ। आप साइन थीटा में जाएंगे तो साइन थीटा में क्या किसका रिलेशन है? P बाई H, P और H का रिलेशन है। कॉस में जाएंगे तो किसका रिलेशन है? B बाई H का। लेकिन टेन में अगर आप देखो तो टेन में किसका रिलेशन है? P बाई B का। और आपको यहां दिया गया है P और B, तो टेन थीटा इक्वल टू P बाई B यानी 4/5। क्लियर? तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स 4/5। इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना और जो आएगा इसका वैल्यू वही थीटा का यानी वही यहां का डिग्री होगा।
एंगल होगा। इज इट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? कोई डाउट है? ओके, थैंक यू। तो इसी तरह हम इसके बाद और भी बहुत सारे इंजीनियर्स की क्यूरीज आए। जितने इंजीनियर्स हमारे अंडर में काम किए, आज वो डिफरेंट जगह पे हैं। उसमें से बहुत सारे इंजीनियर अभी भी हमारे साथ नहीं है। वो छोड़ के कंपनी ऑर्गेनाइजेशन गए, कंपनी गए, डिफरेंट कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में अभी जॉब कर रहे हैं। लेकिन वो वहां से उनके जो क्यूरीज होते हैं वो पूछते रहते हैं हमसे फोन करके। तो इसलिए उनके जितने भी क्यूरीज आए हैं, हम सब पे एक एक टॉपिक लेके उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।